जरा सोचिए, दक्षिण भारत की एक ऐसी दुनिया के बारे में जो आज से 2000 साल से भी पहले अपने चरम पर थी। ये वो दुनिया थी जहां शूरवीर राजाओं की तलवारें चमकती थीं, कवियों के शब्द गूंजते थे और व्यापारियों के जहाज दूर दूर के देशों तक जाते थे। ये कहानी है संगम युग की। लेकिन सवाल यह है कि हम 2000 साल पुरानी एक ऐसी सभ्यता की कहानी को जानते कैसे हैं। एक ऐसी सभ्यता जिसने मिस्र की तरह पिरामिड या रोम की तरह कोई बड़े बड़े अखाड़े नहीं छोड़े। तो फिर सुराग कहाँ से मिले? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। क्योंकि इसका राज पत्थरों की नक्काशी में नहीं, बल्कि कविताओं की पंक्तियों में छिपा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक पूरे की पूरी सभ्यता का इतिहास, उसकी शानो शौकत, उसके युद्ध, उसका समाज, सब कुछ बस कुछ पुरानी कविताओं में कैद है। तो चलिए इसी दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं, समझते हैं कि आखिर ये संगम युग था क्या और कब था। तो ये दौर था लगभग 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का। अब इसे जरा ऐसे समझिए कि जब दुनिया के एक कोने में रोमन साम्राज्य अपनी ताकत बढ़ा रहा था, ठीक उसी वक्त दक्षिण भारत में साहित्य और संस्कृति का एक सुनहरा दौर चल रहा था। अच्छा, इस युग की सारी जानकारी हमें कविताओं से मिलती है, ये तो साफ है। पर ये कविताएं आईं कहाँ से? इसका जवाब इस युग के नाम में ही छिपा है। संगम, यानी कवियों की वो महान सभाएं जहां ज्ञान और कला का सचमुच संगम होता था। संगम का मतलब बहुत सीधा सा है, सभा या कोई अकेडमी। लेकिन ये कोई मामूली बैठकें नहीं थीं। ये उस दौर के सबसे ब्रिलियंट कवियों और विद्वानों की महफिलें हुआ करती थीं, जहां वो अपनी सबसे बेहतरीन रचनाएं दुनिया के सामने पेश करते थे। ऐसी मान्यता है कि इतिहास में 3 महान संगम हुए, पर दुख की बात यह है कि पहले 2 संगमों की लगभग सारी रचनाएं समय की गर्त में कहीं खो गईं, और तीसरे संगम की भी ज्यादातर कविताएं हम तक नहीं पहुंच पाईं। सोचकर देखिए, हजारों कविताओं और कहानियों का एक पूरा खजाना था, लेकिन समय की लहरें सब कुछ बहा ले गईं, सिवाय सिर्फ एक किताब के। और वो इकलौता बचा हुआ ग्रंथ है तोलकाप्पियम। वैसे तो ये तमिल व्याकरण की किताब है, पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। ये उस खोए हुए दूसरे संगम की एकमात्र खिड़की है, जो हमें उस दौर की भाषा, समाज और संस्कृति की एक झलक देती है। यही हमारी चाबी है। तो इस साहित्यिक चाबी ने किस दुनिया का ताला खोला? इसने हमें उस दौर पर राज करने वाले 3 महान राजवंशों की कहानी बताई। इन कविताओं से हमें 3 बड़ी ताकतों के बारे में पता चलता है: चेर, चोल और पांड्या। संगम साहित्य इन राजाओं की बहादुरी, उनके राजसी चिन्हों जैसे चेरों का धनुष बाण, चोलों का बाघ और पांड्यों की मछली, इन सब की कहानियों से भरा पड़ा है। इन्हीं कविताओं में एक नाम बार बार गूंजता है, चोल वंश का महान राजा करिकाल। इतिहास उन्हें एक जबरदस्त योद्धा के तौर पर याद करता है। कहा जाता है कि उन्होंने एक ही लड़ाई में अपने 11 दुश्मन राजाओं के गठबंधन को अकेले ही धूल चटा दी थी। 11! जरा सोचिए, एक साथ 11 राजाओं को हराना, ये उनकी सैन्य ताकत का क्या जबरदस्त सबूत है। अब अगर चेर वंश की बात करें तो उनके सबसे मशहूर राजाओं में से एक थे सेनगुटवन। वो सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि कला के बहुत बड़े संरक्षक भी थे। उन्होंने ही देवी कन्नगी की पूजा यानी पत्नी पंथ की शुरुआत की, जो आज भी दक्षिण भारत की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। लेकिन संगम युग सिर्फ राजाओं और कवियों की कहानी नहीं थी, ये आम लोगों की, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की भी कहानी है। और ये जानकर हैरानी होगी कि उनकी दुनिया कितनी ज्यादा ग्लोबल थी। उस समय की अर्थव्यवस्था कह सकते हैं 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी थी। पहला, उपजाऊ जमीन पर होने वाली खेती। दूसरा, कपड़ा बनाने जैसे छोटे-मोटे लोकल उद्योग। और तीसरा और सबसे जरूरी, देश और विदेश से होने वाला व्यापार। और ये कोई मामूली व्यापार नहीं था। सोचिए, यहाँ से काली मिर्च, मोती और रेशम जैसे कीमती सामान दुनिया भर में जाते थे, और बदले में दूर रोमन साम्राज्य से सोना, बेहतरीन शराब और शानदार घोड़े यहाँ आते थे। एक ग्लोबल मार्केटप्लेस। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं। इसका सबूत हमें पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जैसे पुराने यूनानी रोमन दस्तावेजों में मिलता है। इनमें उस जमाने के समुद्री रास्तों और व्यापार का पूरा ब्यौरा दिया गया है।
लेकिन सिर्फ लिखावट ही क्यों, हमारे पास तो ठोस सबूत भी हैं। दक्षिण पूर्वी तट पर अरिकामेडु जैसी जगहों पर जब खुदाई हुई तो वहां बड़ी तादाद में रोमन सिक्के और दूसरी चीजें मिली। ये इस पुराने ग्लोबल कनेक्शन का जीता जागता सबूत है। तो देखिए, ये पूरी की पूरी एक जीती जागती सभ्यता, इसके ताकतवर राजा, इसके ब्रिलियंट कवि, इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इन सब की तस्वीर हमें उन चंद किताबों से पता चली जो किसी तरह समय के थपेड़ों से बच गई। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर बचे हुए कुछ पन्नों से हमें इतनी शानदार दुनिया की झलक मिलती है, तो जरा सोचिए उन हजारों खोई हुई किताबों में ना जाने और कितने राज और कितने चमत्कार दफन होंगे।